अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या हुआ मैडम, कोई केस उलझ गया क्या? नहीं शहरियार, केस नहीं है, एक अजीब सा एसएमएस आया था। एसएमएस? कोई धमकी आमेज एसएमएस तो नहीं था? नहीं, धमकी आमेज एसएमएस नहीं है। बैंक से एसएमएस आया था कि किसी फॉरेन अकाउंट से हमारी फर्म के अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर हुए। अभी मैं ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट चेक कर रही थी फर्म के अकाउंट की, तो अकाउंट में पैसे तो ट्रांसफर हुए हैं। कौन पैसे भेज सकता है? ऐसा कोई क्लाइंट तो मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, बाहर से कौन पैसे भेज सकता? हाँ, और केस डिस्कस किए बगैर कोई हमें किस तरह से पैसे भिजवा देगा? वेरी वियर्ड। मेरे ख्याल से बैंक से नहीं रब्ता करना चाहिए हमें। हाँ, तुम जरा मालूम करो, मैनेजर साहब को कॉल करके। मैं चलो, ये कोई कॉल भी बाहर के नंबर से आ रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आमना कबीर से बात हो सकती है? जी जी जी, मैं फहमीदा शेख बात कर रही हूँ, शारजा से। अच्छा, आपने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। देखिए, पहले केस तो डिस्कस हो जाता, फिर हम फीस की भी बात कर लेते। शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन हमारी कंपनी ने 8-9 साल पहले आपकी कंपनी से मदद ली थी। अलबत्ता आज मुझे ज़ाती हैसियत में आपकी मदद चाहिए। अच्छा, जी जी जी, फरमाइए, क्या कर सकते हैं? जी, आज से 2 हफ्ते पहले मेरा भाई कमर शेख अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान गया था। बस आपका कल की फ्लाइट है कराची की, और इंशाल्लाह 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। चलो, अच्छा हुआ। मेरा खुद भी दिल बहुत चाह रहा था पाकिस्तान देखने को, लेकिन सेहत ही इजाज़त नहीं देती है। अरे आपा, मेरा तो खुद दिल नहीं हो रहा है आपको छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करें, शादी के 3 साल के बाद ससुराल जा रहे हैं हम। और आप तो जानती हैं कि शादिया के अब्बू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और इनके इंतकाल के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि आप हमारे बुजुर्ग के शादी में ज़रूर आइएगा। और अफाक भाई ने तो कहा था अगर कमर नहीं आया ना तो शादी कैंसिल। अरे, ये रिश्ता ही इतना हसीन है। अच्छा, मेरी बात सुनो, जब तुम जाओ कराची तो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ज़रूर जाना, और मेरी तरफ से मन्नत मान लेना कि अल्लाह पाक तुम्हें औलाद दे, तो चादर चढ़ा देना वहाँ पर, ठीक है? मेरी तो ख्वाहिश थी अगर आप सेहतयाब होती तो हमारे साथ चलती। बस क्या करूं, सेहत की वजह से नहीं जा सकती पाकिस्तान, और वहाँ पहुँच के मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। इब्तिदाई चंद रोज़ में मेरे भाई से मेरा राब्ता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो राब्ता भी मुनक़ता हो गया। अब फिर कुछ दिनों के बाद उसके साले आफाक का फ़ोन आया, और उसने मुझे बताया कि मेरे भाई का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक? अच्छा, तो क्या दिल के आर्जे में मुब्तला थे आपके भाई? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने अपना मुकम्मल चेकअप करवाया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, और मुझे बताए बगैर उन्होंने मेरे भाई को दफना दिया, और उसके दफनाने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो आपने अपनी भाभी से नहीं पूछा, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं जी, उसका फ़ोन तो मुसलसल बंद जा रहा है। जब मैंने उसके भाई से बात की तो उसने मुझे टाल दिया कि मेरी बहन तो सदमे में है। आमना कबीर, मुझे तो लगता है कि मेरे भाई को हार्ट अटैक नहीं हुआ, कत्ल हुआ है उसका। अच्छा, तो आपको किसी पर शक है? और क्या आपके भाई की दुश्मनी थी किसी से पाकिस्तान में? जी, मैं पाकिस्तान में शाजिया के अलावा किसी को नहीं जानती, और ना किसी के साथ हमारी दुश्मनी है। बस फौरन मेरे भाई का इंतकाल और उसको दफनाना और शाजिया का फ़ोन बंद होना, ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान सी कर रही है। बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप सारे वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि साफ पता तो चल सके मेरे भाई के साथ क्या हुआ है आखिर। ठीक है फहमीदा साहिबा, हम अपने तौर पर कुछ पूछगछ करवाते हैं, और अगर हमें लगा कि मामला थोड़ा सा भी सस्पिशियस है तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। जी।
यार एक सादा खुशबू बांध दो। जी साहब बिल्कुल। साहब आप इस इलाके के नए लगते हैं, इस इलाके के तो नहीं आप? हाँ, ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था यार, सोचा तुम्हारा पान खाता चलूं। सुना है बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं आपके पास पान खाने। अरे कहाँ साहब, ये तो अल्लाह का बस शुक्र है, चल रहा है जैसे भी है। अच्छा यार, मेरा एक क्लाइंट बता रहा था कि कुछ रोज पहले यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ। साहब कहीं आप कमर की बात तो नहीं कर रहे? जी जी बिल्कुल। अरे हाँ साहब, बस अच्छा खासा था, रात को आया था, मेरे से पान लेके गया था वो। अच्छा, जी। तो उस टाइम वो ठीक ठाक थे? बिल्कुल, उस टाइम तो बिल्कुल ठीक था वो। अच्छा। कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है उसे, अच्छी खासी उम्र थी उनकी। अच्छा। उसकी बीवी तो बड़ी जवानी में ही बेवा हो गई। क्यों, क्या दोनों की उम्रों में काफी फर्क था क्या? अरे साहब 30-32 साल का फर्क था उनकी उम्र में कुछ अर्से पहले। तो सबसे बड़ी खबर हमारे इलाके की वही थी। अच्छा अच्छा, ये लो यार पैसे काटो। अगर कमर और शाजिया की उम्रों में इतना फर्क था तो शाजिया के घर वालों ने शादी क्यों की? अरे साहब, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं कि शब्बीर अंसारी का मकान कमर साहब के पास गिरवी था। अच्छा। मगर साहब एक बात है, हाँ? कमर साहब थे अच्छे आदमी और बड़े खुश मिजाज भी थे। अच्छा, इनकी तदफीन कहाँ हुई थी? तुम गए थे तदफीन में इनकी? खानदानी कब्रिस्तान है। अच्छा। और सब लोग यही सोच रहे थे कि तदफीन वहीं होगी, मगर उन्होंने कमर साहब को किसी और इलाके में दफना दिया। महल्ले से कोई भी ना जा सका, किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। अजीब है यार। अच्छा, इनके घर में शादी भी थी और मौत के बावजूद भी शादी कैंसिल नहीं हुई, ये क्या मामला है? साहब ये मामला कुछ अजीब है। जैसे खामोशी से तदफीन हुई, हाँ, वैसी खामोशी से बारात आई और चली गई। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठा हूँ मैं इधर, एक चाय तो दो मुझे। हाँ, एक चाय दो। मकतूल कमर और उसकी बीवी शाजिया की उम्र में जो फर्क है, ये कुछ खटकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ तो है मैडम कुछ, और दामाद की वफात के बावजूद आफाक के घर में शादियाँ कैंसिल ना होना ये अजीब मालूम होता है। ऊपर से इलाके में भी अजीब अजीब बातें बन रही हैं। हाँ, कमर की अचानक मौत हो गई, और जबकि फहमीदा कहती है कि वो बीमार नहीं था, दिल का मरीज नहीं था, और घर वालों ने कहा कि हार्ट अटैक हुआ। ना कमर को हॉस्पिटल लेकर गए, ना डॉक्टर घर बुलवाया, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और फिर फौरन से तदफीन कर दी। इलाके का कोई इंसान तदफीन पर नहीं आया, और फिर कमर को उसके आबाई कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाया गया, किसी और जगह पर दफनाया। तो दाल में कुछ काला तो है। मेरा ख्याल में कॉज ऑफ डेथ जानना तो बहुत जरूरी है। इस बात पर हम अदालत में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कब्र कुशाई की। बिल्कुल। फहमीदा से बात करती हूँ, हम फहमीदा के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं अदालत में। ठीक है। केस को फॉलो अप किया जा सकता है। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। कत्ल? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? ये सरासर इल्जाम है हमारे ऊपर। तो देखिए जी, ये हकीकत है या इल्जाम, ये तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन कमर शेख की जिन हालात में मौत वाक़ा हुई वो शक व शुबात पैदा करने के लिए बहुत है। आप फिलहाल उनकी बीवी को बुलवाएं जरा। कमर आ गए क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरे कमर पता नहीं कहाँ चले गए, आप प्लीज उन्हें ढूंढ लाएं। ये मेरी बहन शाजिया है, कमर की बेवा। बेवा? नहीं, कमर नहीं मर सकते। नहीं नहीं, कमर नहीं मर सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप ही अभी तक दूल्हा भाई की मौत के सदमे से निकल नहीं सकी है, और डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी तबीयत ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरी बीवी है हुमैरा। हुमैरा, शाजिया को लेकर अंदर जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
एक मिनट जी, एक मिनट, थोड़ा रुकें। देखिए जी, कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं, मुझे इनसे कुछ सवालात करने हैं। आप ये बताएं कि जिस वक्त कमर शेख की मौत वाक़ा हुई, सबसे पहले लाश आपने देखी थी? लाश? अभी खुद को संभाले इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। लाश सबसे पहले मैंने देखी थी मेहंदी की रात। तमाम मेहमान 1 बजे तक रुखसत हो गए थे, बस एजाज भाई रह गए। अफाक भाई ने उन्हें चाय पे रोक लिया था। इन चारों ने मुनव्वर भाई के कमरे में ताश की बाजी जमा ली और रात गई तक खेलते रहे, और दूल्हा भाई भी वहीं सो गए थे। 3 बाजियों का बोलकर गए थे। लगता है सारी रात गप्पे लड़ा लड़ा के गुजार दी इन्होंने, और चाय पी पी कर बर्तनों का ढेर लगा दिया। 3 बजे तक तो मुझे भी आवाजें आती रही हैं। एजाज भाई गए तब सोए ये लोग। अच्छा, मुनव्वर तो कब का उठ गया और ये साहब है के सो रहे। तुम एक काम करो, जाओ उनको चाय दे दो और उठा भी दो, इतने काम पड़े हुए हैं। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई उठे, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई उठे। आप भी भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई उठे। क्या क्यों शोर मचा रही हो? आप भी, दूल्हा भाई उठ नहीं रहे। कमर, कमर, अफाक भाई। जी इंस्पेक्टर साहब, यही सच है। और फिर वो अचानक हमसे इस तरह जुदा हो गए। देखिए जी, अगर उनकी मौत तबई थी तो सवाल ये पैदा होता है, आपने उनकी बहन फहमीदा को क्यों नहीं इत्तला दी? हमने सुना था कि वो खासी बीमार है। अगर उन्हें फौरन ये खबर देते तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए मैंने इरादा किया था कि मैं आप ही के साथ जाके शारजा खुद उनको ये खबर दूंगा, लेकिन आप ही की हालत आपके सामने है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया और उन्हें फोन करना पड़ा। चले ठीक है, मान भी लेते हैं, लेकिन एक बात हजम नहीं होती कि इतने बड़े साने के बावजूद शादी की तकरीब मुलतवी नहीं करी आप लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी बहन का मामला था, और फिर हमारे रिश्तेदार मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे। उन सब के खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त हो चुका था, और फिर बारात पंजाब से रवाना हो चुकी थी। इसीलिए हमने खामोशी से तदफीन की और सादगी से निकाह कर दिया। और इसके अलावा कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब। तदफीन खामोशी से नहीं, खुफिया तौर पे की गई, क्योंकि उनकी तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान के बजाय किसी दूर कब्रिस्तान में की गई। वो इसलिए किया क्योंकि कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, इसलिए वहां किया। जगह तो थी। कब्रिस्तान में जिस अहाते का जिक्र इन लोगों ने किया है, इनके आबाई कब्रिस्तान में, उस अहाते में एक और कब्र की जगह मौजूद है। इस बात की तहकीक मैंने खुद की है। हाँ जी, तस्दीक तो अफाक के खानदान वालों ने भी की है इस बात की, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि ये जगह खानदान के किसी बुजुर्ग ने अपने लिए रिजर्व कर रखी थी। उन्होंने खानदान के बुजुर्ग से रिक्वेस्ट करी थी, मगर उन्होंने जगह देने से इनकार कर दिया। बस इसी वजह से कमर को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैंने इस पहलू पर भी गौर किया है। उन तमाम लोगों के बयानात कलम बंद करने के बाद मैं उन बुजुर्ग से भी मिला जाकर, उन्होंने इनकार की तस्दीक कर दी है। इस केस में अभी तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं मिले। अब शायद पोस्टमार्टम ही इस राज से पर्दा उठाए। हम कल कोर्ट से कमर शेख के कब्र कुशाई के ऑर्डर्स हासिल कर लेंगे। देखते हैं कि लाश क्या कहानी सुनाती है। हेलो, कौन? हेलो, हाँ एजाज, यार तुम कहाँ हो? अभी तक आए क्यों नहीं? ये लोग कमर भाई के कब्र की बेहुरमती कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब, ये बात कर लीजिए। हेलो, कौन? सर, कौन सा? पहले एजाज बात कर रहा हूँ सर। मामला क्या है सर? कोर्ट के आर्डर हैं कमर शेख की कब्र कुशाई के। पुलिस को शक है कि कमर शेख की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है।
सर ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। आफाक के ख़ानदान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे लोग हैं सर। और सर उस रोज़ मैं आफाक के घर पर आधी रात तक था। उस वक्त तक तो कमर साहब ठीक थे, मगर अचानक सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो चल बसे। ये दिल का दौरा पड़ा या उन्हें जहर दिया गया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कमर शेख की खबर यही है? जी सर यही है। तो फिर ये लाश किसकी है? मुझे नहीं पता सर किसकी है। मुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता किसकी है। तो तू ही बताएगा। पकड़ो इसको। आजा। तो साइड में इधर ही खड़ा हो जा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दूं। लेके चल इसको, लेके चल। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अब चुप क्यों बैठी हो? मेरे शौहर को पुलिस पकड़ के ले गई, खा गई तुम्हारी नजर मेरे घर को। और क्या चाहती हो तुम? इजाज आफाक और मुनव्वर को ले गए। खुदा के लिए कुछ करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। भाभी आप हिम्मत से काम ले, संभाले खुद को आप। कैसे संभालूं? न जाने किस हाल में होंगे वो लोग। और मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले बहुत सख्ती भी करते हैं, और आफाक को तो शुगर भी है। तो तुम दोनों बोलते हो या कोई और हथकंडा इस्तेमाल करूं? सर हम लोग सीधे साधे शरीफ लोग हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। शरीफ? भला के शातिर हो तुम लोग, कोई सबूत ना मिले इसलिए लाश ही गायब कर दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर हमें नहीं पता कि लाश कैसे गायब हो गई। अब ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। तो सच बताओ, कमर को क्यों मारा? सर हम दूल्हा भाई को क्यों मारेंगे सर? दूल्हा भाई हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और फिर मेरी बहन के शौहर थे सर। प्रॉपर्टी के लिए पूरा इलाका जानता है कि तुम्हारे बाप ने अपना मकान गिरवी रखवाया था। सर ये तो बहुत पुरानी बात है, और पापा के इंतकाल से कुछ माह पहले कमर भाई ने मकान की फाइल हमें वापस कर दी थी। आप चाहें तो कागजात चेक करवा सकते हैं। और तो और कमर भाई तो मुझे शारजा भी बुलवा रहे थे जॉब के लिए। जी सर। जब तुम्हारे और कमर के ताल्लुकात इतने अच्छे थे तो मुझे ये बताओ, उसकी लाश को पर लग गए क्या? वो कहाँ गायब हो गई? सर हो सकता है कि लाश सर खाने में तब्दील हो गई हो सर। क्या तदफीन के वक्त तुम लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा? सर दरअसल बात ये हुई कि उस रोज शाजिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मुनव्वर घर ही पे रह गया था सर। मैं अपने चंद रिश्तेदारों के साथ सर खाने से लाश लेकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। और सर उस रोज सर मौसम की बहुत शदीद बारिश की पेशन गोई थी सर, तो हमने जल्दी से जल्दी ये काम कर दिया सर। तो कितनी कहानियां सुनाएगा तू? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। वो सच सच बता दे, अब हकीकत क्या है? शाजिया जब से ये मेरे घर में दाखिल हुई है ना, अजाब हो गई है मेरी जिंदगी। पहले एक मौत, फिर आफाक और अब मुनव्वर की गिरफ्तारी। न जाने अब और कौन सी मुसीबत आएगी। तुम मर क्यों नहीं जाती डायन? भाभी खुद को संभालें आप, हिम्मत से काम लें। मैं किसी अच्छे वकील को देखकर उससे बात करता हूँ। खुदारा हिम्मत से काम लें आप। सर यही हकीकत है। हो सकता है गोरकन ने लाश गायब कर दी हो। उस दिन मेरी उससे पैसों के मामले में भी सर लड़ाई हो गई थी, याद आया मुझे। गोरकन? जी। वो ये अब कौन सा नया ड्रामा है? सर ये ड्रामा नहीं है, यही हकीकत है। सर याद आया सर, उन दोनों कमर भाई को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था सर, और खानदान में भी कुछ मसाइल चल रहे थे।
हो सकता है सर कि इस बात का लिंक कहीं इन सब बातों से हो। तो बस कर दो, बस अभी बंद कर दो ये सारी ड्रामेबाजी। और कमर शेख की बहन फहमीदा भी 1-2 रोज में कराची पहुंचने वाली है, उसे भी तुम दोनों ही पे शक है। क्या पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया? जी मैडम, पुलिस का कहना यह है कि उन्हें आफाक और मुनव्वर पर शक तो है, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब पुलिस कोई नए खतूत पर काम कर रही है। जिनके घर पुरसुरार तरीके से मौत हो गई, खामोशी से उन्होंने तदफीन कर दी, और अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि कमर शेख की लाश कहाँ है, उनको छोड़कर पुलिस अब किस नए पहलू पर तफ्तीश कर रही है? मैडम, पुलिस को उस गोरकन पे शक है, वो कब्र कुशाई वाली रात से गायब है, और पुलिस को माजी में भी उस गोरकन के खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिलती रही, और इसके साथ साथ एक और भी पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है? मैडम, पुलिस को ये लगता है कमर शेख ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सारा मौत का ड्रामा रचा है। ड्रामा? वो ऐसा क्यों करेगा? जी आपा पैसा लगाया था, डूब गया। अरे कारोबार में तो ऐसा होता है ना। और देखिए, सिर्फ आपका तो सरमाया नहीं डूबा ना, मेरा भी साथ में डूबा है। ये आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर लोन वापस ना हुआ ना तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगी, साथ में मेरा भी मकान नीलाम होगा। और जब प्रॉफिट में 30% मेरा था और 70% आपका, तो भाई नुकसान भी तो उसी हिसाब से होगा ना। ये आप किस किस्म की बात कर रही हैं? ठीक है, तो फिर आप ही कारोबार संभाले, मैं यहीं पाकिस्तान में रुक जाता हूं, और बैंक को भी आप ही जवाब दीजिएगा। तुम्हारे ख्याल में क्या आफाक के बयान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इस केस में आफाक और उसकी फैमिली ही मेन सस्पेक्ट है। आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन क्या हम फहमीदा साहिबा के बयान पे एतबार कर सकते हैं, जिनसे हम मिले भी नहीं हैं? खाओ में मुनव्वर। भाई आप आ गए, शुक्र अल्लाह का। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। तुम ठीक हो ना? अरे तुम फिक्र मत करो, हम सब ठीक है। अपने सगों को देखकर होश आ गई तुझे? वैसे तो कब से बुद्ध बनी बैठी थी। मेरा तुम्हारा दिमाग सही है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? मेरा दिमाग थी, मगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। खुदा खुदा करके इसकी इस बुड्ढे से शादी की थी। मैंने तो कहा था जान छुट जाएगी हमारी, मगर ये हमारे सर पर फिर से मनहूस आ गई। अभी क्या हो गया आपको? किस तरह बात कर रही हैं आप इससे? आप तू तो चुप कर, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मैं कह रही हूँ आफाक, इसे पहली फुर्सत में हमारे घर से निकाल दें। जिस दिन से हमारे घर पर आई है, कोई ना कोई मनहूस वाकया हो रहा है। अरे भाभी, ये इस हाल में यहाँ से कहाँ जाएगी? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाएगी। चलो अपने ससुराल, चलो चलो तुम यहाँ से अपने ससुराल और अपने शौहर को संभालो। क्या कर रही हो तुम? कारोबार में घाटे से इस वाकये का क्या ताल्लुक हो सकता है? देखिए, हम अपने तौर पर तस्दीक कर चुके हैं कि आपका और कमर का जो मुश्तरका कारोबार था वो मुसलसल घाटे में जा रहा था, और आप लोगों ने बहुत से बैंकों के कर्जे देने थे। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कारोबार तो हमारा बरसों का है। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। जी ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे ये तमाम सूरत हाल पहले बता देती तो बहुत बेहतर रहता। अब पुलिस तो इस मामले को इसी एंगल से देख रही है कि कमर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था, और इन कर्जों से बचने के लिए उसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया है। जी, कारोबार में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था कि मेरा भाई मौत का ड्रामा करता। और वैसे भी शाजिया के कहने पर मैंने अपने भाई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए कायल किया था, और ये मसला तो वैसे भी हल हो जाता। शाजिया के मशवरे पर मैं कुछ समझी नहीं। देखें, दरअसल कमर शेख पाकिस्तान जाने के लिए डबल माइंडेड था। शाजिया के कहने पर ही मैंने उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए वहाँ कायल किया था कराची जाने के लिए, ताकि हमारा कारोबार में जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो जाए, और फिर फरिया की शादी की तकरीब भी अटेंड कर लेते दोनों। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो कुछ अरसे पहले कमर ने अपने ससुर के नाम नहीं कर दी थी? शाजिया के वालिद के नाम पर नहीं ट्रांसफर हो गई थी वो प्रॉपर्टी? हाँ, उसके अलावा भी हमारे पास प्रॉपर्टी और भी थी। तो ये मालूमात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मुझे इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकती हैं?
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। देख लीजिए वकील साहब, हमने पहले भी आपके कहने पे काफी लोगों की गिरफ्तारी करी, खबर कुशाई भी करवाई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाकामियां गई। इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं नाकामियों ने हमें कामयाबी का रास्ता दिखाया। तो कमर और शाजिया की शादी के बारे में मुझे पहले ही थोड़ा शक था कि कुछ बेजोड़ सा रिश्ता था, लेकिन अब ये गुत्थी सुलझ गई है। शाजिया की शादी के पीछे शाजिया के वालिद की माली मजबूरियां थी। उसकी प्रॉपर्टी कमर के पास गिरवी थी, इसीलिए जब कमर ने शाजिया का हाथ मांगा तो शाजिया के वालिद शबीर अंसारी इनकार नहीं कर सके। हाँ, मगर वो मकान तो कमर शेख ने 2 साल पहले शबीर अंसारी अपने ससुर के नाम नहीं कर दिया था। नहीं, ये उस मकान का नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी का मामला है जिसको कमर बेचने के सिलसिले में पाकिस्तान आया था। दूसरी प्रॉपर्टी? जी, ये एक और प्रॉपर्टी जिसकी मालियत करोड़ों की थी। शबीर अंसारी ने कमर शेख के नाम पर यह प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई। कहने को तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शबीर अंसारी बुरी तरह कमर शेख के कर्जे में जकड़ा हुआ था। इसका मतलब है इस सारे मामले के पीछे यही प्रॉपर्टी है? सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इस केस में लालच के साथ साथ एक और जज्बा कारफरमा था, और ये तब सामने आया जब आमना कबीर ने केस में शामिल जितने भी बयानात थे उन सब की तफ्तीश की और सारे फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। जब प्रॉपर्टी का सिरा मेरे हाथ आया ना, तो मैंने एक मर्तबा फिर से जितने भी इस केस से जुड़े लोगों की स्टेटमेंट्स थी ना, उनको बहुत बारीक बीनी से देखा। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी इनिशियल आफाक की, मुनव्वर की, फरहिया, हुमैरा और शाजिया। इन तमाम की स्टेटमेंट्स मैंने दोबारा देखी। हाँ, मगर सबके बयानात यकसा थे। रात 1:30 बजे सारे मेहमान रुखसत हो गए। उसके बाद आफाक, मुनव्वर, कमर और एजाज ताश खेलने लग गए। फिर उन्होंने चाय पी। रात को 3 बजे आफाक सोने चला गया और एजाज घर लौट गया। मुनव्वर और कमर वहीं सो गए। फिर सुबह 8 बजे मुनव्वर बेदार हुआ। 10 बजे फारिया कमरे में आई, तब तक कमर मर चुका था। वेरी गुड, तुम्हें तो सबकी स्टेटमेंट्स याद हैं। सबने एक जैसा बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान का बयान थोड़ा सा फर्क है। ये देखो, शाजिया की भाभी हुमैरा का बयान, और इसने पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया था। ये लाइन पढ़ो उसकी। मगर ये मामूली फर्क तो मैडम बहुत अहम है। इस तरफ तो किसी का ध्यान गया ही नहीं अभी तक। इसीलिए तो कह रही हूँ, कमर शेख लापता नहीं हुआ, वो वाकई में मर चुका है, और इसकी लाश गायब करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। तो ये सब सिर्फ उस प्लॉट के लिए किया गया? प्रॉपर्टी इस कहानी का आधा हिस्सा है। मेरा ख्याल में बाकी की कहानी कमर और शाजिया की बेजोड़ शादी में छुपी है। तुम अगर किसी इंसान की फ़ोन लोकेशंस और सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाओ तो इस कहानी की बाकी कड़ी भी हमारे हाथ आ जाएगी। ठीक है मैडम। आपको पक्का यकीन है कि ये वही शख्स है? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे सारे कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस। इसके बाद तो कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं। तो आप सही रहे, चले देखते हैं।
बता, लाश कहाँ ठिकाने लगाई? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुझे पुलिस के तरीके से समझाएं फिर? सुन, तूने जो गोरकन के साथ मिलके ड्रामा किया है ना, उसका बांडा फूट चुका है। सेल फोन रिकॉर्ड ने सब कुछ साफ कर दिया है। तेरे ही कहने पे गोरकन ने वहां से लाश गायब की और उसके बाद खुद भी फरार हो गया। बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, मुझे कब्र कुशाई के ऑर्डर का पता चल गया था। मुझे डर था अगर पोस्टमार्टम हुआ तो सब कुछ पता चल जाएगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उससे पहले बेहोश किया गया और फिर दम घोंट कर उसको मारा गया। इसीलिए मैंने उसकी लाश वहां से निकलवाकर उसी कब्रिस्तान में दूसरी जगह दफन करवा दी। अब सीधे सीधे ये भी बता दे कि तेरे इस ड्रामे में और कौन कौन शामिल है? बोल बता ना, बताता क्यों नहीं? सच सच बोल। और कितने लोग हैं तेरे साथ? क्या हुमैरा? जी हाँ, आपकी बेगम हुमैरा। उन्हीं के बयान ने हमें मुजरिम तक पहुंचाया, वरना घर के बाकी अफराद के बयानात के मुताबिक तो इजाज रात 3 बजे लौट गया था, मगर उनके बयान के मुताबिक जब वो फजर के वक्त उठी तब उन्होंने इजाज को घर से बाहर जाते हुए देखा। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो, वक्त का अंदाजा सही ना हुआ हो उनको। जी हाँ, ये भी हो सकता है। इसी ख्याल के तहत हमने एजाज के फोन लोकेशंस चेक करवाए, जिससे हुमैरा के बयान की तस्दीक हो गई कि एजाज रात 3 बजे नहीं बल्कि 4:45 बजे आपके घर से जाता हुआ देखा गया। ठीक है, लेकिन ये कमर भाई को कत्ल क्यों करेगा? आखिर इसकी भला उनसे क्या दुश्मनी? अफाक साहब, इस कत्ल के पीछे 2 जज्बात कार फरमा थे। पहला मोहब्बत, दूसरा लालच। एक ने आपके छोटे भाई को जुर्म की राह पर डाल दिया और दूसरे ने आपकी बहन को। ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग कमर की मौत में मुलव्विस नहीं है। आप सदमे से बाहर आ गई। अब अपनी ड्रामेबाजियां बंद कीजिए, क्योंकि आपके और एजाज के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपके 4 साला ताल्लुकात की कहानी सुनाते हैं। आपने अपने वालिद साहब के दबाव में आके कमर से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसे कबूल नहीं किया। शारजा जाने के बाद भी आप एजाज से राब्ते में रहीं और उन्हीं राब्तों के दौरान ये साजिश रची गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही हुआ है। एजाज और शाजिया ने कमर को बाहर से बुलाकर यहाँ कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर इसमें उनको किसी की मदद की जरूरत थी और वो मदद की आपके छोटे भाई मुनव्वर ने। मुनव्वर को शाजिया ने करोड़ों रुपए के प्लाट की लालच जो दी थी। बोलो, उस रात क्या हुआ था? कैसे कत्ल किया कमर को? बोलो। उस रात तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इजाज घर जाने के लिए खड़ा हो गया था। बस यार। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अरे यार, थोड़ी देर तो और बैठो, देखो कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं, सुबह ड्यूटी है भाई, और बारात वाले दिन बैठेंगे ना इंशाल्लाह। थकावट भी बहुत हो गई है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोग खेलें, मुझे तो नींद आ रही है। मैं फिर ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, एंजॉय। अल्लाह हाफिज। चले यार, हम भी चलते हैं। अरे दूल्हा भाई, आप तो बैठे हैं, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म गुड़ वाली स्पेशल चाय बना के लाता, फिर हम दोनों बैठ के खेलेंगे। अरे यार, गुड़ वाली चाय के लिए तो हम पूरी रात बैठ सकते हैं। बस आप बैठे, मैं अभी आया 2 मिनट में। दुनिया को दिखाने के लिए 3 बजे इजाज चला गया, मगर वो घर के पास ही छुप के बैठ गया था। मैंने कमर भाई की चाय में नशावर दवा मिलाई। ये रही आपकी गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। ओह, थैंक यू। ये आप यार, ये लोग भी बैठ जाते तो कितना मजा आता, सब साथ बैठ के खेलते। यार, मुझे एकदम से नींद क्यों आने लगी? अरे आप चाय पिए, थक गए होंगे आप।
यार बहुत नींद आ रही है। चले मैं आपको जरा आपके कमरे में लेटा दूं। और जब वो बेहोश हो गए तो इजाज और शाजिया कमरे में आए। और हमने दम घोट के उन्हें मार डाला। शाजिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर जाओगी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तो क्या करती मैं? इजाज से मोहब्बत करती थी मैं, पर पापा ने अपनी मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उस बुढ़े से करवा दी। मोहतरमा, बंद करें ये मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि यहाँ किसी को भी अगर आप पर तरस आ जाए तो ठीक, लेकिन मुझे नहीं आने वाला। अगर आपको कमर पसंद नहीं था तो आप उससे तलाक ले लेती, लेकिन आपको तो प्रॉपर्टी की लालच थी ना। उसी लालच में आपने ये मंसूबा बनाया। अगर आप फांसी से बच भी गई ना तो उम्र कैद यकीनी है। लेके जाओ इनको, बंद करो। पकड़ भाई, लेके जा, बंद कर अंदर। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।